सीरिया में असद सरकार के पतन का सबसे बड़ा फायदा इजराइल उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो अब सवालों के घेरे में तुर्की और उसके सुप्रीम लीडर अर्दोगन खड़े दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा दरअसल सीरिया के उस संकट की जिससे समूचा इस्लामिक वर्ल्ड हिला पड़ा हुआ है। जिस तरह से कतर, सऊदी और उसके साथ इराक ने इजराइल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और जिस तरह से इजराइल सीरिया की जमीन पर कब्जा कर रहा है उस पर सवाल उठाए हैं, उसके साथ ही अर्दोगन सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ अर्दोगन सीधे तौर पर इजराइल को चुनौती देते रहे, दूसरी तरफ उसके साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाते रहे। एक तरफ अर्दोगन रूस के साथ अपने संबंधों को साधते रहे और पुतिन के पीठ में जो छुरा अर्दोगन ने भोंका है उसकी टीस इस वक्त सीरिया की जमीन पर दिखाई दे रही है, जहां से रूस की सेना ने दरअसल अपने नेवल बेस और साथ ही आप देखिए एयरबेस को छोड़कर जाना मुफीद समझा है। इस वक्त समूचा सीरिया आप देखें तो नाटो के कंट्रोल में दिखाई देता है, उन विद्रोहियों के कंट्रोल में दिखाई देता है जिनके हाथों में हथियार और ट्रेनिंग किसी और ने नहीं बल्कि तुर्की ने थमाया। और एसटीएस यानी हयात अल शाम, जिसका जन्म आईसिस के गर्भ से हुआ, उसने रातों रात अपने विद्रोह को आगे बढ़ाया और देखते देखते महज 13 दिनों में ही उसने इदबिल जैसे छोटे इलाके में जहां उसका साम्राज्य था वहां से आगे बढ़ते हुए हुमा, होम्स, एलेप्पो और उसके बाद दमिश्क में सीधे तौर पर न सिर्फ काबिज हुआ बल्कि असद को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, जो असद अब मॉस्को की शरण में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अर्दोगन जो कि इजराइल वॉर के दौरान इजराइल को धमकी दिया करते थे, अगर आप दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस को देखें तो इस वॉर के दौरान भी मजबूत हुए। अगर अर्दोगन चाहते तो इजराइल की जो दरअसल समूची आर्थिक व्यवस्था है उसको चौपट कर सकते थे, उसके जहाज को रोक सकते थे, उसके साथ संबंधों को और तार तार कर सकते थे, लेकिन धमकी जरूर दी गई, हकीकत में कुछ हुआ नहीं। और अब जो सीरिया के मद्देनजर उभर कर सामने आया है उसमें आप देखिए जो समूचे गोलन हाइट्स को 1967 में इजराइल ने कब्जा किया था, उसके बफर को भी इसी 2 दिनों के भीतर आप देखिए इजराइल कब्जा कर चुका है। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अब बफर हमारा है। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उसे चुन चुन के इजराइल की सेना टारगेट कर रही है। जो आर्टिलरी एरियाज हैं उनको भी दरअसल स्ट्राइक किया गया है। यानी आप देखिए तो लेबनान में डिजास्टर करने के बाद अब इजराइल सीरिया की जमीन पर पूरी तरह से कहर बरपा रहा है, अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, अपनी ताकत का परिचय दे रहा है। और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि तुर्की की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि नाटो को मजबूत करते हुए अब सीरिया की जमीन पर दिखाई दे रहा है। और अब इस्लामिक वर्ल्ड पूरी तरह से हम देखें तो बैकफुट पर है, क्योंकि ईरान बैकफुट पर है। वो ईरान जो कि इजराइल के साथ जंग लड़ता रहा, वो ईरान जिसके प्रॉक्सी इजराइल के नाको दम किए रहे, वो ईरान जिसका सबसे बड़ा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह कहीं और नहीं बल्कि सीरिया में सबसे ज़्यादा मजबूत था। लेबनान में उसके साथ जो घटनाक्रम इजराइल ने किया, उसके बाद अगर कहीं हिजबुल्लाह ताकतवर दिखाई दे रहा था तो सीरिया की ज़मीन पर। लेकिन जिस तरह से सीरिया ईरान के हाथों से फिसला है, जिस तरह से सीरिया रूस के हाथों से फिसला है और अब अमेरिका और इजराइल के गोद में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, भूमिका तो दरअसल अर्दोगन के सवालों पर और अर्दोगन पर उठना लाजमी है। अर्दोगन की सीधे तौर पर देखें तो धोखेबाजी की कहानी आप 2020 से भी शुरू कर सकते हैं। जब रूस के साथ समझौता किया, रूस ने तुर्की पे भरोसा किया, उसे S-400 जैसे सिस्टम दिए, लेकिन उसी रूस को धोखा देते हुए आप देखिए तो यूक्रेन की ताकत को मजबूत करने में अपने जो ड्रोन हैं और साथ ही हथियार हैं वो तुर्की सप्लाई करता रहा। यानी तुर्की ने मदद किसकी की? यूक्रेन की। उस यूक्रेन की जिसे नाटो मदद कर रहा था। धोखा किसको दिया? तो रूस को। दूसरी तरफ आप देखिए तो अब किसको सबसे बड़ा धोखा तुर्की से मिला? तो ईरान को। उस ईरान को जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में आप देखें तो इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत के तौर पर लड़ रहा था, लेकिन सीरिया में ही उसका समूचा एक तरह से देखा जाए तो तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि असद किसी और के बलबूते पर नहीं बल्कि पुतिन और सीधे तौर पर देखें तो खमनई की ताकत से लैस थे, जहां वो सीरिया में बैठकर इजराइल में नेतन्याहू की सत्ता को लगातार चैलेंज दे रहे थे। इस वक्त जो सीरिया के हालात हैं वो देखकर आपको ठीक वैसे ही लगेगा जैसे अरब स्प्रिंग के बाद लीबिया के हालात थे, जहां गद्दाफी के पदच्युत होने के बाद, सत्ता खोने के बाद आपसी संघर्ष तेज हुआ और वो संघर्ष आज तक खत्म नहीं हुआ। वही सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद आप इराक में देखिए, वहाँ भी सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए क्या हालात हैं, आप बांग्लादेश में देख लीजिए कि वहाँ पर किस तरह के हालात अमेरिका ने शेख हसीना को
सत्ता से हटाकर पैदा किया। और यही स्थिति इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि आपको सीरिया में दिखाई दे रही है। सीरिया में विद्रोहियों के अलग अलग इलाके के कब्जे आप मैप पे देख सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इलाका एसटीएस ने कब्जा लिया, यानी हयात अल शाम ने। वो हयात अल शाम जिसका जन्म आईसिस से हुआ, वो आईसिस जिसको काउंटर करने के लिए अमेरिका कभी सीरिया पर अटैक कर रहा था, लेकिन आज देखें तो एसटीएस की भूमिका पर चुप है, क्योंकि अमेरिका का समर्थन वहां पर कुर्द गुटों को ही प्राप्त है। वो कुर्द गुट जो कि उत्तर और उत्तर पश्चिम में आप देखिए तो पूरी तरह से आपको काबिज दिखाई देते हैं। उसके अलावा वहाँ पर सियाओं का अपना साम्राज्य है। सुन्नियों ने भी अपना एक पूरा का पूरा इलाका आप देखें उत्तर की तरफ वहाँ काबिज कर रखा है। तो सीधे तौर पर देखें तो एसटीएस, एसडीएफ, उसके अलावा सिया गुट, कुर्द गुट, सुन्नी गुट और इसके अलावा आईसिस का प्रेजेंस अभी भी वहाँ सीरिया में बना हुआ है। ये तमाम ऐसे अलग अलग संगठन हैं जो एक दूसरे के भी दुश्मन हैं। एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक सत्ता को स्थापित कर पाएं, ये संभव दिखाई नहीं देता। और ये दरअसल अमेरिका और इजराइल के हित में भी नहीं है, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि ये गुट आपस में लड़ते रहें ताकि उनका अपना हित सीरिया में सत्ता रहे। वो सीरिया जिसका एक इलाका जहाँ कुर्द का इलाका है वो देखिए तो खनिज भंडारों से भरा हुआ है। उसके अलावा ऑयल रिच है जहां पर अमेरिका अपना दबदबा रखता है। जाहिर तौर पर अमेरिका ये अपना दबदबा नहीं खोना चाहेगा। उसके अलावा टर्की को क्या फ़ायदा हुआ ये भी समझना आपके लिए दिलचस्प है, क्योंकि कुर्द जितने ताकतवर होते टर्की उतना कमज़ोर होता। टर्की के भीतर कुर्द विद्रोह को शांत करने के लिए तुर्कियों को लगा कि सीरिया में असद की सरकार को गिरा दिया जाए तो इससे अपने राष्ट्रवाद को फ़ायदा होगा। और शायद इसी को साधने के लिए अर्दवान ने समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के आँखों में धूल झोंका और अपने दोस्त रूस और यूक्रेन के भी ईरान के भी पीठ में छुरा भोंका, जिसका परिणाम अब सीरिया की ज़मीन पर आप देख सकते हैं। इस वक्त के हालात सीरिया में बेहद गंभीर हैं। जाहिर तौर पर देखा जाए तो असद को शरण देने के बाद पुतिन ने संकेत जरूर दे दिए हैं कि अपना प्रेजेंस वो बनाए रखेंगे। लेकिन अगर आप रूस के सैन्य ठिकानों को देखें, खासतौर पे लतकिया का इलाका देखें या टॉर्टस का इलाका देखें, ये वो इलाके हैं जहां पर रूस का अपना एयरबेस है, अपना नेवल बेस है। जैसे कि आप खमीम का जो एयरबेस है वहां देख सकते हैं जहां से रूस की सेना पलायन कर चुकी है। टॉर्टस का जो नेवल बेस है वहां देख सकते हैं वहां से भी रूस की सेना पलायन कर चुकी है। उसके अलावा S-400 सिस्टम जो डिप्लॉय किया था रूस ने, उसकी बैटरी भी वहां से समेटी जा चुकी है। यानी उसका भविष्य क्या होगा ये भी कहना अभी इस वक्त जल्दबाजी होगी। जो असद की सेना ने हथियार छोड़े हैं उसकी लूट इस वक्त विद्रोहियों ने जारी रखी है। पूरी तरह से दमिश्क लेके अलेप्पो तक देखिए तो जिस तरह से गृहयुद्ध चल रहा है, जिस तरह से लूट है, जिस तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बेपटरी हो गई है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि समूचे डिस्कशन में हम असद की भूमिका को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिस असद ने दरअसल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भारी पैमाने पर वहाँ पर कत्लेआम मचाया, लोगों को क्रश किया। जिस तरह से जेल में कैदी निकल कर बाहर आ रहे हैं, उनकी दुर्दशा देखकर भी समझा जा सकता है कि असद की सत्ता से लोग नाखुश थे जिन्होंने विद्रोहियों को समर्थन दिया। लेकिन असद की सत्ता के पतन के बाद जो हालात सीरिया में पैदा हुए हैं, सवाल उठने लगे हैं कि सीरिया अगर खास तौर पे लीबिया या फिर अफगानिस्तान या फिर आप इराक के रास्ते पर चलता आगे भविष्य में देखेंगे तो इससे भी सीरिया का संकट खत्म नहीं होने वाला। इससे भी सीरिया का भविष्य गर्त में ही जाता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त के पावर स्ट्रगल में हम देख रहे हैं कि सीरिया ईरान और रूस के हाथों से निकलकर इस वक्त नेटो, अमेरिका और इजराइल के हाथों में चला गया है और ये अपने आप में अरब वर्ल्ड के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। इससे जुड़े और जानकारी और ज़्यादा विश्लेषण हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए विदा।